तो महाराष्ट्र की घटना ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है, ये हम लिख रहे हैं और कह भी रहे हैं। वैसे दावा तो किया जा रहा था कि इस घटना से विपक्ष को झटका लगेगा, विपक्ष बिखर जाएगा, यूपी बिहार जैसे दूसरे राज्यों में महागठबंधन और विपक्षी एकता की कोशिशें बेकार हो जाएंगी। आपको हम कल से दिखा रहे हैं दोस्तों कि कैसे नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी तक बीजेपी के खेमे में जाने की जो खबरें इन सबकी चलाई जा रही थीं, और वो सारी खबरें जो हैं वो अभी तक, आज की तारीख जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक वो खबरें जो हैं फर्जी हैं, गलत हैं। मगर इन खबरों की असलियत जल्दी ही सामने आ जाएंगी। फर्जी हैं जो कह रहे हैं उसकी भी असलियत, गलत हैं उसकी असलियत भी, और अगर सही हैं तो उसकी असलियत भी। जयंत चौधरी ने एक तरफ कल साफ मना कर दिया था कि वो नीतीश कुमार कि वो नहीं जाएंगे इधर बीजेपी के खेमे में, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे कल, वो भी आपने देखा, और ये संदेश पहुंच गया कि राजद और जदयू यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ है, यानी यूनाइटेड है। और इधर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेताओं ने शरद पवार से बात करके ये बता दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। शरद पवार रविवार से लेकर के अब तक जिस तरह की मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे एनसीपी मजबूत दिख रही है और अजीत पवार टेंशन में नजर आ रहे हैं। उनके साथ गए हुए लोग अब वापस शरद पवार के पास लौटने लगे हैं। रविवार को सारे विधायकों के साथ होने का दावा करने वाले अजीत पवार के पास अब केवल 8 विधायक बचे हुए हैं, और इससे पता चलता है कि एनसीपी मजबूत है और यही मजबूती अब विपक्षी मोर्चे में नजर आ रही है। अभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो सवाल ट्वीट किया है उससे बीजेपी और घिरती हुई नजर आ रही है। सिब्बल ने पूछा है, ये ट्वीट आपके सामने है, और सिब्बल ने पूछा है कि भाजपा ने पद और कई दूसरी चीजों का लालच देकर इन निर्वाचित सरकारों को गिराया है। ये कौन सी निर्वाचित सरकारें हैं, ये लिस्ट में है। उत्तराखंड की सरकार 2016 में गिराई थी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी 2016 में ही गिराई थी, कर्नाटक की सरकार 2019 में गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार 2020 में गिराई, और महाराष्ट्र की सरकार पिछले साल 2022 में गिराई, और अभी उसमें आप देख रहे हैं कि इजाफा कर दिया है भाजपा ने। तो ये आप देख रहे हैं बीजेपी का क्या हाल है, ये साफ यहां नजर आ रहा है। और पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल कि क्या देश का कानून निर्वाचित सरकारों को गिराने की इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट, कृपया आप बताइए। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी पर ऐसे आरोप लगे हों। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार गिराने के खेल को विश्वासघात करार दिया था। अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करके बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी, और इस पर राहुल गांधी ने, जब वो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थे, तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश की चुनौतियों को हल करने के लिए कांग्रेस पर जो विश्वास जताया था उसके साथ विश्वासघात किया गया। संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। जरा सुन लेते हैं, रिकॉल करते हैं, बहुत पुरानी बात है। राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, धीरे धीरे राहुल गांधी साउथ से सेंट्रल इंडिया की तरफ आ चुके थे, यानी मध्य प्रदेश पहुंच चुके थे, और यहां पर राहुल गांधी ने जो बात कही थी, आज इसका जिक्र हम यहां क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको और ये बात जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आएगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो, और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ।
हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। तो सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उस पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, ये कह रहे थे राहुल गांधी। और उसके अलावा वो भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्हें प्यार मिल रहा था उसका जिक्र कर रहे थे। और इसी तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराने पर शिवसेना ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की तुलना उस समय अलकायदा से की थी। बात 2022 की कर रहा हूं। अगस्त 2022 में शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि सरकारें चुनकर लाने के बजाय विरोधियों की सरकारें गिराने और पार्टी तोड़ने की घटनाएं खूब हो रही हैं। इस कारण से भगवान विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है। ऑपरेशन लोटस अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। ये सामना में उस समय संपादकीय में लिखा गया था। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने की ताजा घटना पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ये साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, ये कहना है जयराम रमेश का। और ये ताज़ा तरीन उदाहरण जब अभी महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ करके और वहाँ अजीत पवार को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। बीजेपी, तो दोस्तों बीजेपी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर के चर्चे सियासी गलियारों में इन दिनों खूब चल रहे हैं। ये बीजेपी ब्रांड, उसमें भी बीजेपी नहीं बल्कि मोदी ब्रांड, मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। ये नया ब्रांड आया है। अगर आपको भी चाहिए तो आप बीजेपी के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो इन दिनों ये खूब चर्चा में है और बीजेपी अपने इस प्रोडक्ट के लिए कोई प्रचार नहीं कर रही है, फिर भी ये सुर्खियां बटोर रहा है। आप समझ सकते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ता है। प्रचार में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पैसा अगर आप सरकारी, मतलब आप अगर सरकार हैं जैसे कि दिल्ली सरकार, तो हो सकता है कि कोर्ट भी आपसे पूछ ले कि आपने कितने का विज्ञापन दिया। लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछने वाला। यहां है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनसे संपर्क करना है। और अगर इनसे आप खुद संपर्क नहीं करते हैं तो ये भेज देंगे आपके पास, किसको? ईडी को, सीबीआई को या आईटी के लोगों को, और आप इनके पाले में आ जाएंगे, ये तय मानिए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी अगर किसी को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है दोस्तों, तो बिल्कुल सीबीआई और ईडी को आगे कर दे, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। देश के कई बड़े दलों में फूट डालने, वहां के प्रभावशाली नेताओं को अपने खेमे में लाने और उनके दम पर सरकारें गिराने का खेल बीजेपी लगातार खेलती जा रही है। इसमें उसे सत्ता का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन देश के लोकतंत्र को गहरा नुकसान हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने सत्ता के लिए सभी तरह की नैतिकताओं को किनारे करने का चलन बढ़ा दिया है और इस वजह से अब दो अलग अलग दलों के बीच विश्वास या सामान्य शिष्टाचार का रिश्ता भी नहीं रहा, या कहें कि रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर आलम यह है कि अगर दो विरोधी नेता एक साथ बैठ जाएं, जी हां, दो विरोधी दलों के नेता एक साथ बैठ जाएं तो किसी एक के दल में टूट के कयास लगने लगते हैं। लेकिन अब विपक्षी दलों की एकजुटता बीजेपी के इस खेल को फेल कर रही है। पटना के बाद अब बेंगलुरु में बैठक के लिए सभी विपक्षी दल तैयार हैं। आप सबने देखा, कल केसी वेणुगोपाल ने इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चा हकीकत बनता जा रहा है। आज जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है और आज उद्धव ठाकरे ने शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने बैठक बुलाई थी अपने नेताओं की। उस बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। उनका बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस किया? देखिए, आज मीटिंग हमारी जो है उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में मीटिंग हो गई, पार्टी चीफ। इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई।
महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा, उसका पर चर्चा हुई। और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है, उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। महाविकास आघाड़ी की अगली मीटिंग कब हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि शरद पवार अकेले पड़ गए हैं। आप शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूं, पहचानता हूं। शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। सर, बीजेपी के लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पहले उन्होंने सूचना में मास्टर स्ट्रोक क्या होता है, जिसके हाथ में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना। 2 घंटे दीजिए, स्ट्रोक पर स्ट्रोक बैठेंगे, हमारे हाथ में दीजिए ये एजेंसी ना 2 घंटे के लिए। एक चीज और कह रहे हैं कि एनसीपी, चूंकि पूरी की पूरी एनसीपी उनके साथ आ गई है सरकार में, तो अब एमवीए बचा ही कहाँ है एनसीपी। बात ऐसी है, जब शिवसेना के कुछ विधायक टूटे थे तब भी यही कहा था, अब ये कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या, पता चलेगा ना। सर, प्रफुल्ल पटेल ने यह दावा किया है कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी, उसी वक्त 54 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन लीडरशिप जो है उस वक्त फैसला नहीं ले पाया था, इस कारण ये देरी हुई, नहीं तो पहले हो जाता। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, मैं बात नहीं करूंगा। अजीत पवार के आने के बाद एकनाथ शिंदे की ताकत कम आघाड़ी में ही रहेगी या कुछ अलग? महाविकास आघाड़ी में ही रहेगी। हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ है। अजीत पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर, उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी। जो गुलाम होता है, गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं। सर, एक आखिरी सवाल ले लीजिए, यूसीसी पर आप लोगों का क्या रहेगा अपकमिंग मानसून सेशन में? और दूसरा, बीजेपी ये कह रही है एमवीए रेस्ट इन पीस हो गई। बोलने दो ना, चुनाव ले लो, पता चलेगा। बीएमसी का चुनाव ले लो, विधानसभा ले लो, लोक। तो तमाम तरह के सवालों का जवाब देते हुए यहाँ संजय राउत, और इनकी ये बाइट यहाँ सुनाना, आप सबके बीच रखना इसलिए ज़रूरी था कि कई मामले जो हैं जिसका खुल करके जिस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं संजय राउत, और उससे महाविकास आघाड़ी कहाँ है ये समझना आपके लिए, हमारे लिए आसान होगा। और दूसरी तरफ बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या बिहार में खेला हो रहा है जैसा कहा जा रहा है, क्या बिहार जो है वो भी महाराष्ट्र की राह पर जा रहा है, सब कुछ समझेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज इस चर्चा में, न्यूज़ पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या विपक्षी खेमे में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस होगा फेल? क्या विपक्ष के आगे फेल हो जाएंगी बीजेपी की चालें? क्या महाराष्ट्र की घटना से मजबूत हुआ है विपक्षी मोर्चा? ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढने, जानने,